गुड आफ्टरनून बच्चों। तो व्हाट्सएप होपफुली आपको डोमेन रेंज का लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ी सी नई चीजें थी रेंज के लिए। वाई वाला मेथड था कि वाई एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई रिप्रेजेंट करो और जी वाई की डोमेन कैलकुलेट कर लो जिस हिसाब से भाई इस तरफ हमारा वाई है। तो अकॉर्डिंगली दैट थिंग्स वर्क्स। बेसिकली वाई ही तो आपकी भी रेंज है ना। एक्स जो हम इनपुट करते हैं वो क्या आपके लिए डोमेन, जो इनपुट करके वो फंक्शन प्रोसेस करते हैं आउटपुट क्या निकालता है वाई, दैट इज योर रेंज, दैट इज योर रेंज। सही है भाई, क्लियर है कि नहीं। तो अब भाई यहाँ पे आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज अ मिसलेनियस प्रैक्टिस। जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं, जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर, जो भी फंक्शंस पढ़े हैं, तो ज्यादातर जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारी डोमेन के ऊपर होगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डोमेन है। रेंज तो मैंने आपको जैसे आपको कहा था रेंज तो आपकी चलती रहेगी, वे धीरे धीरे करके आप सीखते रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। सही है। तो चलिए कुछ डोमेन के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में अभी के लिए आपने क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जहां पे भी रेंज कैलकुलेट करनी होगी, जहां पे हमारी रेंज कैलकुलेट करने लायक होगी, तो वहां मैं आपको श्योर जरूर बताऊंगा, वहां पे हम साइड बाय साइड उसकी रेंज भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस हम फंक्शन लिखते हैं। पहला फंक्शन मैं लेता हूं भाई, जैसे सपोज करो fx is equal to log greatest integer x base e, greatest integer x base e। यहां पे क्या चीज है, जी आई एफ, जी आई एफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो करिए सॉल्व, जो मर्जी सॉल्व कीजिए भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, नो इश्यूज एट ऑल। करिए करिए क्वेश्चन स्लो आप लोगों ने करने अभी, मेजर नहीं, मैं तो बस आज आपके लेक्चर में बस आपको हिंट देने के लिए। तो जेट एक्स अगर यहां पे है, जैसे सपोज करो ये ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा। तो जो भी लॉग का फंक्शन है, जैसे लॉग है, यहां पे कोई ना कोई फंक्शन आ गया जी एक्स, तो इसकी डोमेन क्या होगी कि ये जो gx है भाई ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कि log को जो इनपुट मिलना चाहिए, log को जो इनपुट मिलना चाहिए भाई वो ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। सही है, क्लियर है। ये नहीं होगा कि log x की भी, सर आपने तो कहा था x ग्रेटर देन 0 डोमेन है, तो log जहां भी आ गया हमेशा ही x ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन ही कराऊंगा, जैसे log e बेस mod x है, ये कितना आ गया, लॉग को जो इनपुट जाएगा, जो इनपुट जाएगा, जो इनपुट जाएगा वो हमारा डोमेन होगी, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जेट एक्स क्या होना चाहिए भी, ग्रेटर देन 0, जेट एक्स ग्रेटर देन 0। ये लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जेट एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स क्या होना चाहिए भी 1 से लेके इंफिनिटी तक, एक्स क्या होना चाहिए 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन विल बी 1 to infinity, domain of the above function will be 1 to infinity। सही है भाई, क्लियर। चलिए ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल भी सेकंड क्वेश्चन देखिए, fx is equal to log of x minus 1 upon x square minus 4x plus 5, x square minus 4x plus 5 plus 5। सही है भाई, प्लस 5 मतलब you take it here plus 4, you take it here plus 4, क्लियर। अब भाई जैसे ओवरऑल फंक्शन होता है, जैसे ओवरऑल फंक्शन होता है, जैसे ये क्या है, इस ये एक फंक्शन है ऊपर, ये नीचे एक फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा था कि अब फंक्शन आपकी फॉर्म लेगा fx plus gx या fx minus gx,
या एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मैंने आपको कहा था डोमेन क्या होती है, इंटरसेक्शन। डोमेन क्या होती है, इंटरसेक्शन। ऐसे एक्स जो इसको भी सेटिस्फाई करे और जो इसको भी सेटिस्फाई करे, सही। तो इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है, सही है। अब देखो, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इस x माइनस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन क्या है, 1। x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आएगा, सही है। x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्लियर। अब ये x ग्रेटर देन 1 में यहां से आ गया। अब भाई x माइनस टू का होल स्क्वायर है, x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से x माइनस टू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, सही है। x आपका 2 नहीं होना चाहिए और x ग्रेटर देन 1 है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का अगर हम यहां पे इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉमन x जो कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे x होंगे जो ग्रेटर देन 1 होंगे, बट वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। सो यू विल राइट x belongs to 1 to infinity minus of 2, माइनस कि 1 से इन्फिनिटी जो मर्जी ले लो बट 2 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, सही है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड, fx is equal to, let's suppose signum of mod x, signum of mod x divided by gent of x, divided by gent of x। करिए भी सॉल्व। छोटे छोटे प्रॉब्लम दे रहा हूं भाई, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, बस एक बार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कीजिए, फिर थोड़े से बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। थोड़े से पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर लीजिए, उसके बाद थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। तो सिग्नम में तो भाई आउटपुट आपका 1 दे देना, -1 दे देना, 0 दे देना, तो इस सिग्नम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिग्नम कह रहा है कोई टेंशन नहीं, ऑल रियल नंबर डाल दो मेरे अंदर, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस जेंट को प्रोग्राम है, ये जेंट क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई जेंट x आपका यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, सही है। यानी x आपका x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, कि x अगर 0 से 1 के बीच में कुछ मर्जी हो गया, x अगर 0 से 1 के बीच में कुछ मर्जी हो गया तो जेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, जेंट के अंदर वो 0 हो जाएगा, और जेंट के अंदर 0 आ नहीं सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। इस वजह से भाई यहां पे दिक्कत आएगी, इस वजह से यहां पे दिक्कत ये आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लियर, सही है। यानी x अब 0 से 1 नहीं हो सकता, बट बाकी x जो मर्जी हो, बाकी x जो मर्जी रियल नंबर ले, कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बाकी x जो मर्जी रियल नंबर ले, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। यानी आंसर क्या आएगा भाई आपका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तीसरा सिंपल क्वेश्चन, सही। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ प्रॉब्लम। अब मान लो fx इज इक्वल टू, आपको ये दे दिया लॉग, बेस में दे दिया यहां पे लॉग, और बेस में दे दिया यहां पे x प्लस 1 बेस में,
और यहां पे दे दिया भाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सही है, क्लियर। अब कैलकुलेट करो। अब भाई बेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक्चुअल में लॉग फंक्शन था उसको क्या कुछ अलाउड था, सुनो। ये फंक्शन था, क्या कुछ अलाउड था, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग के अंदर ऑलवेज ये तीन कंडीशंस लगेंगी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। जो लॉग को इनपुट मिलेगा वो पॉजिटिव, जो a होगा वो पॉजिटिव और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तीन कंडीशन। इन तीनों कंडीशन का फाइनल आंसर आएगा इसका इंटरसेक्शन, वो इसकी डोमेन होगी, वो इस फंक्शन की हमारी डोमेन होगी। सही है। तो सबसे पहले भी फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां क्या आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सही है, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। यानी आंसर क्या आया अभी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। सॉरी, सही है। सेकेंड कंडीशन, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस 1। थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, एक तरीके की थर्ड कंडीशन, नाम दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि मान लो भाई कोई चीज इसको सेटिस्फाई कर गया, इसको ना किया फिर पंगा, इसको कर गया, इसको ना किया फिर पंगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन हमारा भाई फाइनल आंसर यहां पे रहेगा। इंटरसेक्शन देखते हैं, ये 2 ड्रॉ कर लो, ये 3 ड्रॉ कर लो, जो जो पॉइंट्स है वो ड्रॉ कर लो, ये -1 ड्रॉ कर लो और बीच में एक 0 ड्रॉ कर लो, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। 0 के ऊपर भाई ओपन मार दो, क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है। बाकी ये कह रहा है तीसरी कंडीशन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कंडीशन कह रही है अभी माइनस इंफिनिटी से 2 तक, 2 के ऊपर ओपन है, ओपन ब्रैकेट है, और 3 से लेके इंफिनिटी तक, 3 से लेके इंफिनिटी तक। सही है। और ये कंडीशन कह रही है अभी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, -1 पे ओपन, माइनस इंफिनिटी टू 1, ऐसा। जहां पे तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 को छोड़ के, आप उसकी भी चाहे लाइन ड्रॉ कर लो, 0 को छोड़ के बाकी जो मर्जी हो जाए, 0 को छोड़ के बाकी जो मर्जी हो जाए। सही है। जहां पे ये तीनों लाइन प्रेजेंट होंगी, यहां पे, सही है, इसको आप हटा ही दो, क्योंकि ये तो 0 वाला पॉइंट था, ये तो छोड़ दिया। यहां से यहां तक एक्सेप्ट 0, 0 नहीं है, फिर इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद तो सारा ही है। यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 ओपन टू 0 यूनियन 0 टू 2, 0 नहीं ना लेंगे इसलिए 0 के ऊपर ओपन रखा है, -1 टू 0, 0 टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। छापोगे इसको ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे तीन कंडीशंस एक्चुअल में लगी हुई हमारी। वी हैव 3 कंडीशंस इन टोटल, वी हैव 3 कंडीशंस इन टोटल। सबसे पहले जो इनपुट है वो पॉजिटिव, सबसे पहले जो इनपुट है वो पॉजिटिव, उसके बाद जो बेस है वो पॉजिटिव, और उसके बाद जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लॉग की कंडीशंस है। तो तीनों कंडीशंस का बाद में इंटरसेक्शन लिया कि कॉमन वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल भाई सपोज करो हम कहीं ना कहीं पे लेट्स सपोज 4 ले लेते, 4 तो है ही है, 4 तो ले ही सकते हैं। लेट्स सपोज 2.5 ले लेते, 2.5, 2 से 3 क्यों नहीं आ रहा भाई,
सॉरी एक मिनट, अच्छा 2.5 ले लेते, तो 2.5 लेते तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बट 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, वो नेगेटिव होना था, लॉग ने अनडिफाइंड हो जाना था। इधर से अगर मान लो -5 ले लेते तो -5 पे ये तो पॉजिटिव आ जाना था, बट x + 1 ने नेगेटिव हो जाना था। ना तो बेस होना चाहिए, तो लॉग की ये तीनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, लॉग की ये तीनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, एंड आंसर आएगा इनका इंटरसेक्शन। सही है भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट विल बी फिफ्थ, डोमेन ऑफ fx is equal to log of x multiplied by signum x, x multiplied by signum x। क्या आंसर आना चाहिए? What should be the value? What should be the value? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, दो चीजें इन्वॉल्व कर दी। अगर बेस कुछ नहीं दिया तो बेस तो ई है, बेस की कोई टेंशन नहीं है। दो चीजें यहां पे मैंने मिक्स कर दी, x भी डाल दिया, सिग्नम x भी डाल दिया, x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x। तो होना क्या चाहिए? x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने वो वैल्यूज ऑफ x कैलकुलेट करनी है जिसके लिए x इनटू सिग्नम ऑफ x क्या आएगा भी ग्रेटर देन 0, x इनटू सिग्नम ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, सही है भाई। तो x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 के लिए करें क्या? एनालाइज करते हैं इस फंक्शन को। इसको एक अनदर फंक्शन एक बार के लिए मान लेते हैं hx, और x इनटू सिग्नम x को देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या। ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को सिग्नम x के अकॉर्डिंग। x जब मेरा 0 के बराबर है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर 0। सही। आपको बेसिकली hx क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। आपने वो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है जब hx क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया। जब आपका x पॉजिटिव है, सिग्नम x will give you 1, सिग्नम x will give you 1, आंसर will be x here। इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं भाई, जो x है वो ऐसा रहेगा। इसको मत प्लस माइनस से बोलने लग जाना, मॉड नहीं है ये। इसको ये मत देखने लग जाना कि ये प्लस माइनस है, कोई मॉड लगाया? मॉड नहीं लगाया मैंने कहीं पे भी। तो ये तो x है, चाहे प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है, सिग्नम x में। तो कितना हो गया ये x लेस देन 0। x लेस देन 0 में क्या आएगा? ये -1 और ये x एज इट इज, यानी आंसर विल बी -x। सही, क्लियर? अब देखो hx का बिहेवियर ऐसे टूट गया, hx बिहेवियर ऐसे टूट गया। तो ये x इनटू सिग्नम ऑफ x है भाई। अब x 0 है, 0 तो जहां मर्जी इंक्लूड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 0 तो जहां मर्जी इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है? जैसे मैं अगर 0 भाई यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन लगा दूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन लगा दूं, 0 के ऊपर आंसर क्या आना? 0 ही आना। या लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दूं, 0 के ऊपर आंसर क्या आना? 0 ही आना। चाहे x हो चाहे -x हो, इसको उड़ा ही दो। सही, x इनटू sin x, इसको उड़ा ही दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x will be greater than 0, -x for x is less than 0। ओ, ये तो बड़ी अच्छी चीज निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गया भाई? ये क्या निकल के आ गया? ये तो बड़े ही अच्छा निकल के आ गया भाई काम। तो x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम x की ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा आंसर x आएगा, जब x लेस देन 0 होगा ये आंसर -x आएगा। ये तो हम पढ़ के आए हैं भाई, डेफिनेशन मॉड x की है कि नहीं? ये तो मॉड x की डेफिनेशन है। तो
तो ये किसके बराबर हो गया भाई, मॉड x। तो नोट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोट कर लो कि x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। समझ में आया, समझ में आई कहानी। x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये क्वेश्चन में चाहे मैं x इंटू सिग्नम ऑफ x दूं और चाहे मैं लॉग मॉड x दूं, बात एक ही है, बात एक ही है, सही है। तो अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, देखो log x और log mod x में क्या फर्क है, log x और log mod x में क्या फर्क है। यहां पे x, यहां पे x नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पे x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि log अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां कोई टेंशन नहीं भाई, यहां पे x नेगेटिव हो सकता है, सही है, x नेगेटिव हो सकता है बिकॉज अब आप x को -2 डालोगे चाहे -3 डालोगे चाहे -4 डालोगे तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। सिंपल क्या होना है भाई, x को -2 डाल दो, -3 डाल दो, -4 डाल दो, -5 डाल दो, -6 डाल दो, मॉड ने माइनस साइन उड़ा देना है, लॉग को जो इनपुट मिलना है वो पॉजिटिव ही मिलना है, बस जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉड x 0 पे 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की भाई डोमेन क्या हो गई, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई भाई, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। चाहे डालते देखो, जैसे यहां -7 डालना है तो x -7 हो गया, सिग्नम ऑफ -7 -1 हो गया, तो ओवरऑल 7 आ गया, ओवरऑल 7 आ गया, ओवरऑल मेरा 7 आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, x into signum of x that is equal to mod x, x into signum of x that is equal to mod x। x यहां पे नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पे x नेगेटिव भी हो सकता है, सही है। तो अब भाई इस फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर देता हूं, log mod x के बारे में। अगर y इक्वल टू log mod x दिया, सही है, जैसे देखो भाई अगर यहां पे बेस a मान लो, बेस a मान लो, अगर आपका a पॉजिटिव होता है, सॉरी a पॉजिटिव तो लेना ही लेना है, अगर आपका a लेस देन 0 और 1 के बीच में है या a ग्रेटर देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग आपका log x का ये ग्राफ बनता था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो log x का ये ग्राफ बने log x का, ये इंक्रीजिंग बनता है, ये यहां पे डिक्रीजिंग बनता है। ये पॉइंट क्या आता था 1 0, ये पॉइंट भी क्या आता था 1 0, कोई टेंशन नहीं, सही है, क्लियर। तो अब अगर log mod x हो गया तो इस ग्राफ में क्या डिफरेंस आने वाला है, log mod x हो गया तो इस ग्राफ में क्या डिफरेंस आने वाला है, इस ग्राफ में क्या डिफरेंस आने वाला है। जैसे x को 1 डालो आंसर 0 आना, तो यहां पे आप x को -1 डालोगे आंसर क्या आना, फिर 0, तो यहां पे -1, 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी जो वैल्यू यहां पे x इक्वल टू सपोज 2 पे आएगी, वही वैल्यू यहां x इक्वल टू -2 पे आएगी, जो वैल्यू x इक्वल टू हाफ पे आएगी वही वैल्यू आप x इक्वल टू -हाफ पे आएगी, जो वैल्यू x इक्वल टू 3 पे आएगी वही वैल्यू, जैसे x इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू है, यहां भी वही वैल्यू है, सही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है भाई, हम ग्राफ के बारे में ज्यादा तो डिटेल में भी अभी नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए हमने पढ़ने के लिए। तो log x का जैसे आपने ग्राफ याद किया उसी तरीके से आप log mod x का ग्राफ याद कर लो। अगर a बिटवीन 0 एंड 1 है और a ग्रेटर देन 1 है, और a ग्रेटर देन 1 है, कोई टेंशन नहीं है, और a ग्रेटर देन 1 है, सही है। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है या a बिटवीन 0 एंड 1 है तो आप सिंपल ग्राफ याद कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जैसे ये इधर ग्राफ हो रहा है, सेम ग्राफ आप वाई एक्सिस में बस इमेज इस ग्राफ की ले लो, वाई एक्सिस में इस ग्राफ की इमेज ले लो, इस तरीके से ऐसे बन जाएगा ये भी आपका ग्राफ, बस सिंपल सिंपल ऐसे। सही है। इसकी इमेज कि जो आंसर यहां पे गई वो x इक्वल टू x1 पे आएगा, यही सेम आंसर इधर x इक्वल टू माइनस x1 पे आएगा। सही है। और इसकी इमेज आप ऐसे खींच दो, इसकी इमेज आप ऐसे खींच दो। ये ग्राफ हो गया आपका log mod x का। एक बार के लिए जिसको कोई नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप रट्टा मार लो, क्योंकि अभी ग्राफ के बारे में ज्यादा डील नहीं करना। ग्राफ का हमारा जो मेजर पार्ट है दैट इज इन द 12th। बेसिक ग्राफ सारे आने चाहिए। ग्राफ का बाकी जो पार्ट है वो हमारा 12th का पार्ट है। तो अभी भी दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया, जितना आप एक्सेप्ट कर पाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो नॉलेज देनी है, देते ही रहना है। क्लियर? कोई समझ में आया? वो सही है, क्लियर है भाई? log a x, log a x। अब इससे भी आगे बढ़ जाता है, वो क्या कहता है, ऐसे आगे बढ़ता है, वो भी ये कहता है भाई कि इस इक्वेशन के यहां पे कोई भी बेस दे देगा, जैसे सपोज बेस 1/4 है, इधर दे देगा mod x, इधर दे देगा mod x। सही, क्लियर? अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। सही, तो मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर दूंगा, इसका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर दूंगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। log mod x 1/4, बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, तो ग्राफ इधर बन गया और इधर ग्राफ ऐसे बन गया। ये पॉइंट तो कंफर्म ही है, यही आ गया। ये किसका ग्राफ बन गया भाई? log 1/4 mod x। सही। और mod x का ग्राफ कैसे बनता है? वी शेप। आपको पता ही है mod x का ग्राफ वी शेप ऐसे बनता है। सही है। दोनों ग्राफ सेम xy प्लेन पे ड्रॉ कर दिए, दोनों ग्राफ सेम xy प्लेन पे ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब ये पॉइंट दोनों ग्राफ में कॉमन, ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करके, जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करके हमारा कॉमन सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो पॉइंट हमारे log mod x को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो पॉइंट हमारा log mod x को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वही पॉइंट हमारा भाई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो हमारे पास mod x को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे भी? सॉल्यूशन विल बी 2, क्योंकि दो कॉमन पॉइंट है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये पॉइंट बताओ क्या है। ये जरूरी नहीं है भी मैथ्स में हमें ऐसी टेक्निक मिले कि कोई इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा हो, मेरे को ऐसी टेक्निक मिले कि मैं आपको बता पाऊं कि ये ग्राफ क्या पॉइंट क्या आएगा। नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत बार हमसे वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं। बहुत बार हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और सिंपल देखेंगे कि रफली ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए भाई? 2। यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए हमारे? 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की डोमेन देखिए। अब क्वेश्चन में 2-3 फंक्शंस इन्वॉल्वड है, 2-3 फंक्शंस इन्वॉल्वड है, तो आपको इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस, यू हैव टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना है भाई? आपने इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है D1, इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है D2, इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है D3।
और अल्टीमेटली द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी द intersection of d1 d2 and d3 ऐसे वैल्यूज ऑफ x जो कि हर फंक्शन को सेटिस्फाई करें। जैसे मैं क्वेश्चन में लेट्स सपोज x इक्वल टू 3 डालूं, 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 3 इंटीजर है भाई, इंटीजर के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स योर भी फ्रैक्शनल पार्ट, सही है। पहले मैं d1 कैलकुलेट करता हूं। d1 पहले कैलकुलेट करता हूं। d1 के लिए क्या है, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x-2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x-2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी x विल बी ग्रेटर देन क्या हुआ अभी 2। d1 यानी इस फंक्शन की डोमेन, d1 यानी इस फंक्शन की डोमेन, x-2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, सही है। d1 को डिफाइन करने के लिए x-2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 2 हो गया। बट सिर्फ x-2 को पॉजिटिव होने से काम नहीं चलेगा यहां पे, बिकॉज लॉग का फंक्शन अंडर रूट के अंदर प्रेजेंट है, ये मेरी d1 की पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, log of base 10 x-2 must be greater than or equal to 0। ये भी नेगेटिव थोड़ी होना चाहिए भाई, अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए उसके अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से क्या मिला, log of base 10 x-2, 0 को क्या लिख सकते हो log 1, 0 को लिख सकते हैं log 1, हमेशा ही होता है। तो बेस 10 से बड़ा, तो ये क्या हो गया भाई, x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया 3। ये मेरी सेकंड कंडीशन है, सही है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, d1 डोमेन का फाइनल आंसर will be the intersection of first condition and second condition, तो d1 डोमेन का फाइनल आंसर है भाई फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का आंसर। लेट्स सपोज कितना हो गया, ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये कह रहा है 3 से बड़ा, तो आंसर विल बी d1 का 3 to infinity, क्योंकि 2.5 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा बट इसको नहीं करेगा। x 2 से बड़ा तो है ही है, साथ साथ 3 या 3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल आंसर d1 का 3 से बड़ा। d2 का फाइनल आंसर 25 minus x square must be greater than 0। इक्वालिटी नहीं लेनी भाई, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लेनी, बिकॉज इक्वालिटी क्यों नहीं लेनी, क्योंकि 25 minus x square पॉजिटिव है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट नीचे है। तो यहां से क्या आया, x square minus 25 less than 0, so x minus 5 into x plus 5 will be less than 0। वेवी कर्व ड्रॉ करनी है, 5 minus 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x क्या आया अभी, x belongs to -5 to 5 both ऊपर। ये मेरा d1 आया, this is my d2, now d3 के लिए क्या होना चाहिए भाई, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x should not be equal to 0, यानी x should not equal to इंटीजर i और z। बस उसके अलावा जो मर्जी हो जाए भाई, डिनोमिनेटर में i या z नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, d3 का आंसर क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, ऑल रियल नंबर। The final answer will be d1 intersection d2 intersection d3। अब आप भाई इतनी का आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आप लाइन में ड्रॉ करनी छोड़िए, आप सिंपल सोचने की कोशिश कीजिए कि d1 d2 और d3 को अगर इंटरसेक्ट करें तो कॉमन वैल्यूज कौन सी आएंगी। देखो ये 5 पे क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 से बड़ा ही होगा x हमेशा, 3 से छोटा x तो हमारा d1 को सेटिस्फाई करेगा ही, 3 से छोटा x तो हमारा d1 को सेटिस्फाई करेगा ही, 5 से बड़ा x हमारा d2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो योर आंसर विल बी भाई
3 to 5 फॉर दिस आंसर, ये आंसर किसका है, D1 इंटरसेक्शन D2 का, 3 to 5 D1 इंटरसेक्शन D2 का। अभी D3 कह रहा है अभी मेरे से इंटीजर्स हटाओ, अभी अगर इसका इंटरसेक्शन आपने D3 के साथ लेना है तो कह रहा है इंटीजर हटाओ। इंटीजर हटाने के लिए ना तो 3 को इंक्लूड करना है ना 4 होना चाहिए। योर आंसर विल बी 3 to 5 एक्सेप्ट 4, 3 to 5 एक्सेप्ट 4, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अभी तक हमने भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तक की प्रॉब्लम्स करने हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन आपकी फिर से आएगी, वो हम दोबारा 12th में दोबारा पढ़ेंगे, ये चीज भी दोबारा पढ़ेंगे, बट मैं वहां थोड़ी सी आपको फास्ट पढ़ाऊंगा, मतलब छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा कि तब मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ये चीजें पता है, आपको ये चीजें पता है, क्योंकि ये दोबारा फिर सिलेबस में आएगा, दोबारा फिर सिलेबस में आएगा। तो इसके लिए भाई मतलब just the knowledge of functions, basic knowledge of functions, basic graphs, basic domain and basic range you should be clear, and basic range you should be clear। सही है? जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये सही है, ये तो आ गया डोमेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो, फाइंड domain and range of fx is equal to 10 minus modulus of x minus 5, modulus of x minus 5। सही है? तो y is equal to 10 minus mod of x minus 5, कोई टेंशन नहीं। अब भाई आप सिंपल समझिए, डोमेन की तो कोई टेंशन ही नहीं, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, मॉड में जो मर्जी x दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रेंज को दो तरीके से समझिए, यहां पे रेंज को y मैक्स कितना होगा, y मैक्स 10 होगा when x will be equal to 5। ये जो मॉड है, दिस मॉड is a positive quantity, this mod is a positive quantity, और 10 में से कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। दिस मींस कि अगर 10 में से कम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर मैक्सिमम आएगा। तो 10 में से मैं कह रहा हूं क्वांटिटी 0 हो जाए, तो 0 होने के लिए x को 5 डाल दो, आंसर मैक्सिमम आएगा। एंड y मिनिमम लिखेंगे टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी when x is tending towards plus infinity और x is tending towards minus infinity। चाहे x को माइनस इंफिनिटी डालो, मॉड आना तो यहाँ माइनस साइन होने की वजह से प्लस इंफिनिटी है, सो y मिनिमम विल बी माइनस इंफिनिटी, y मैक्सिमम विल बी, क्योंकि जितना पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे क्वांटिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे 100 हुआ आंसर -90, 1000 हुआ आंसर -990, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ये -10 की तरफ। तो रेंज क्या हो गई, रेंज विल बी द y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, सो माइनस इंफिनिटी टू, ये तरीका भी अपना सकते हो। और कैसे कर सकते हो आप, और आप ऐसे कर सकते हो कि इसको लिख लो mod x minus 5 is equal to 10 minus 5। सही है? Since this is a positive quantity, this has to be positive, this has to be greater than or equal to 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपकी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 10 minus y must be greater than or equal to 0, यानी y must be less than or equal to 10, तो y belongs to minus infinity to। हालांकि मतलब ठीक है, इससे आंसर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आपका ये काम हो रहा है y इन टर्म्स ऑफ x लिख के करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉजिकली भी सोचना आना चाहिए कि y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या अटेन हो सकती है उस x के कोरस्पॉन्डिंग, उस x के कोरस्पॉन्डिंग y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या अटेन हो सकती है। सही है?
क्लियर हुआ भाई? ये क्वेश्चन आपका फिर से डोमेन रेंज का क्वेश्चन हुआ। डोमेन रेंज का आपका फिर से ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर अभी? मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देखो, अब क्वेश्चन देखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx is equal to मैक्सिमम ऑफ, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, x कॉमा एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एंड हेंस फाइंड इट्स रेंज, एंड हेंस फाइंड इट्स रेंज। इस मैक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स हियर? क्या मतलब है इस मैक्स का x और x स्क्वायर के अंदर? देखो भाई क्या मतलब है, लेट्स क्लियर। मैं देख लूं मेरा मार्कर काम कर रहा है। जैसे भाई क्या करना है, लेट्स सपोज कि आपको मैं मैक्स के अंदर कोई दो फंक्शन दे दूं, एक fx एक gx। सपोज सपोज ये ब्लैक वाला फंक्शन आपका fx का है, सही है, और ये ब्लू वाला फंक्शन आपका gx का है। ब्लू वाला फंक्शन आपका gx का है। दिस इज द gx एंड दिस इज द fx, सही है। मैक्स का मतलब क्या है कि आपने fx और gx फंक्शन को एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेना है, एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेना है। जो ग्राफ ऊपर है इसका मतलब सेम x की वैल्यू के लिए, जैसे x इक्वल टू अल्फा के लिए, x इक्वल टू अल्फा के लिए यहां पे ब्लू वाले ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि y में ये ऊपर है, और ब्लैक वाले ग्राफ की वैल्यू कम है क्योंकि ये y में नीचे है, सही है। तो मैक्स का मतलब है भाई you have to select that function where fx is maximum और gx is maximum। मतलब जो दोनों फंक्शंस को एक साथ ड्रॉ करना है आपने, दोनों फंक्शंस को एक साथ ड्रॉ करना है आपने, एंड यू हैव टू सिलेक्ट। अब देखो ऊपर ब्लू मैक्सिमम है तो इस y इसको इरेज कर, इसको इरेज कर, इसको इरेज कर। ये मान लो कोई पॉइंट आ गया x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x नॉट तक भी आपका ब्लू मैक्सिमम था। अब कौन सा मैक्सिमम हो गया? अब कौन सा मैक्सिमम हो गया? fx मैक्सिमम हो गया। अब आप इसको यहां से तो कुछ इंटरवल के लिए कहने का मतलब ब्लू फंक्शन सिलेक्ट हुआ, कुछ इंटरवल के लिए कहने का मतलब ब्लैक फंक्शन सिलेक्ट हुआ। यानी जहां पे जो मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करना है, जहां पे जो मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करना है। और मिनिमम भी आ सकता था यहां पे, मिनिमम ऑफ fx, gx। तो इस केस के अंदर क्या करना है, जहां पे जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना, सही है। तो फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं, अब इसके लिए देख लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स से कब बड़ा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स कब है, देख लेते हैं। यही एक्स की वैल्यूज देखते हैं जब एक्स स्क्वायर बड़ा है, बाकी वैल्यूज के लिए क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
सो x into x minus 1 will be greater than or equal to 0. ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो कौन सा बड़ा हुआ? एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ। 1 से इन्फिनिटी तक भी एक्स स्क्वायर बड़ा, तो 0 से 1 के बीच में क्या बड़ा हो गया? एक्स बड़ा हो गया। सही। तो इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो ग्राफ इकट्ठे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स का, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। तो ये तो भाई ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स। सही है। ब्लू के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको बनाना आता है, पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा सब कुछ ग्राफ बनेगा। सही है, ऐसा सब कुछ ग्राफ बनेगा। क्लियर? अभी 0 और ये पॉइंट क्या आएगा? 1। पता ही है। आप x की वैल्यू हाफ डालो, एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे x बिटवीन 0 एंड 1 है, तो उसका स्क्वायर करोगे और छोटा, उसका क्यूब करोगे और छोटा, पावर 4 करोगे और छोटी। सही है। तो ये ग्राफ बना। सही है। अब देखो, मैक्स सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले तो यही बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसे ये आपको थोड़ा सा और ज्यादा शो कर देता हूं कि ये ग्राफ ऐसे बनता है आपका। लेट्स सी दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। सही है। पहले तो यही बड़ा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको उड़ा दे, ये छोटा है। अब 0 के बाद क्या बड़ा हो गया? 0 के बाद क्या बड़ा हो गया? 0 के बाद बड़ा हो गया ये y इक्वल टू एक्स ऊपर चला गया, ये लाइन ऊपर, तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अब फिर से क्या बड़ा हो गया? ये y इक्वल टू एक्स। सही है। क्लियर? ये पॉइंट कितना आएगा? यहां पे दोनों इक्वल है, यहां पे कोई टेंशन नहीं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन हुई y इक्वल टू एक्स की, ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये भी ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। तो ये ग्राफ हमने फाइंड आउट कर लिया। तो रेंज क्या हो गई भाई? मिनिमम वैल्यू ऑन द y एक्सिस इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ऊपर जा रहा है इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 टू इंफिनिटी। सही है। तो इस फंक्शन को अगर कायदे से एक्सपेंड करना हो कि ये कैसे डिफाइंड है, कायदे से एक्सपेंड करना हो, तो सबसे पहले तो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कब? जब आपका x लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस इंफिनिटी से 0 तक। उसके बाद ग्राफ है y इक्वल टू x का कितने इंटरवल में? x बिटवीन x लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 जहां मर्जी लगा लो, 0 के ऊपर वैल्यू 0 ही है, चाहे y इक्वल टू x ले लो, चाहे y इक्वल टू x स्क्वायर ले लो। सही है। और तीसरा क्या है? दिस इज x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस फंक्शन, कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस फंक्शन। सही है। अगर ऐसे तीन फंक्शन आ जाए, x x स्क्वायर x क्यूब, ऐसे तीन फंक्शन आ जाए तो तीन आ जाने देना, तीन ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर लेना, तीन ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर लेना, और मैक्सिमम उन तीनों में से सिलेक्ट कर लेना। चार आ जाए, चार ड्रॉ कर लेना, चारों में से मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेना। पांच आ जाए, पांच ड्रॉ कर लेना, पांचों में से मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेना। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट भाई? एनी डाउट इन द प्रॉब्लम? सही है। चलिए, तो रेंज भी आ गई यहाँ पे, तो मेन भी आ गई, सारा कुछ आपका बात करेंगे, आपकी बात यहाँ पे क्लियर। सही है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक बुकलेट का क्वेश्चन है, काफी कॉमन डाउट आता है भाई, काफी कॉमन डाउट आता है, तो मैं वहां पे ये ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ
fx is equal to x minus 1 upon x plus 1. If fx is equal to x minus 1 upon x plus 1, find f of 2x in terms of fx. सही। अब देखो f of 2x in terms of fx, fx is equal to x minus 1 upon x plus 1 है। तो सबसे पहले तो 2 f of 2x का मतलब क्या है कि अगर fx ये गिवन है, अगर x तो f of 2x फाइंड आउट करना है, जस्ट रिप्लेस x by 2x everywhere in the fx, just replace x by 2x everywhere in the fx, जहां जहां पे x प्रेजेंट है वहां आप 2x डाल दो। x की जगह क्या आ गया 2x, तो ये कितना आ गया 2x minus 1 upon 2x plus 1। सही। कायदे से तो ये आ गया, कायदे से तो ये आ गया, कायदे से तो ये आ गया f of 2x is equal to 2x minus 1 upon 2x plus 1। fx is equal to 2x minus 1 upon 2x plus 1। कोई टेंशन नहीं, कायदे से तो भाई ये बन के आ गया आपका ग्राफ। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने पूछा भाई फाइंड f of 2x in terms of fx, in terms of fx, fx की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, x की टर्म्स में नहीं फाइंड आउट करना। सही है। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जैसे सपोज करो आपके हिसाब से f of 2 की वैल्यू कितनी आएगी, f of 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, अगर तो x को 2 डालना पड़ेगा, f of 2 कितना आएगा, दिस इज विल 2 minus 1 upon 2 plus 1। आंसर में कोई चेंज नहीं आया, तो कितना आ गया 1/3। अगर यहां से f of 2 निकालना है, अगर यहां से f of 2 निकालना है, अब यहां को x को आपको 2 नहीं x को 1 डालना पड़ेगा क्योंकि यहां 2x है, तो f of 2 कितना आया, दिस इज 4 minus 1 upon 4 plus 1। कितना आया, x को 1 डालो, सॉरी x को 1 डालना, मैं 2 क्यों डाल रहा हूं, 1 डालना, 2 minus 1 upon 2 plus 1। आंसर कितना है, यहां से भी f2 1/3 आ रहा है, यहां से भी f2 1/3 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज हर सेम ही आ रही है। चाहे आप यहां पे x को 2x से रिप्लेस करो, चाहे आप यहां पे x को 3x से रिप्लेस करो, चाहे आप यहां पे x को x by 3 या x square plus x जैसी मर्जी रिप्लेसमेंट करो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो f of 2x कितना आ गया, 2x minus 1 upon 2x plus 1। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखो, अब इन टर्म्स ऑफ fx कैसे फाइंड आउट करें, तो एक काम करो, ये उठाते हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ fx। सही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, x fx plus fx is equal to x minus 1। x fx plus fx is equal to x minus 1। इस x को इधर ले आओ, fx को उधर ले आओ, x टाइम्स fx minus x is equal to minus fx minus 1। x कॉमन आ गया, minus fx minus 1 upon fx minus 1। सही है, यानी क्या आंसर आया अभी, 1 plus fx upon 1 minus fx। क्या निकाल लिया हमने, x इन टर्म्स ऑफ क्या कैलकुलेट कर दिया भाई, fx कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ fx। तो क्या आंसर आएगा, f of 2x will be equal to 2 times 1 plus fx upon 1 minus fx minus 1 divided by 2 times 1 plus fx upon 1 minus fx plus 1। सही है, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या आएगा भाई, 2 plus
2f(x) minus 1 plus f(x) upon 2 plus 2f(x) plus 1 minus f(x). तो कितना बन गया ये 3f(x) plus 1 upon f(x) plus 3 f(x) plus 3। क्लियर। सो आई हैव, क्या मैंने फाइंड आउट कर लिया, f of 2x फाइंड आउट कर लिया किसकी टर्म्स में, fx की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में भाई, fx की टर्म्स में। ये मेरे पास समझ में आ गई, ये मेरे पास ये चीज समझ में आ गई। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई, यहाँ पे जब भी ऐसी वैल्यू हो, कंपोनेंट और डिविडेंडो का एक कॉन्सेप्ट होता है, तब आप डायरेक्टली काम ये कर सकते हो, तब आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये होता है भाई, सही है वैसे काम हो गया अपना, कोई टेंशन नहीं है। अगर a by b इज इक्वल टू c by d हो, तो अगर हम यहां पे कंपोनेंडो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी डी बोल देते हैं इसको, डिविडेंडो, हम इससे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस। इस इक्वेशन से इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना क्या है, ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएं हम, अगर इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएं तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया भाई, क्लियर है। तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दें, fx प्लस 1 अपॉन fx माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा भाई, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1। तो ये कितना आ गया, fx प्लस 1 अपॉन fx minus 1 that is equal to 2x upon minus 2। सही है। तो यहां से x क्या निकल के आ गया भाई, fx plus 1 upon 1 minus fx। यही x हमने कैलकुलेट किया था पिछले स्टेप में भी, और यही x हम भाई इस ऑपरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो से, कंपोनेंडो और डिविडेंडो से। मेरा यहाँ पे कोई मोटिव नहीं है भाई, पिछला भी ऑपरेशन आसान ही था, ये भी आसान ही है, बस जस्ट मैंने यहाँ पे आपको सीडी कॉन्सेप्ट को बताना था, कई बच्चों को नहीं पता होता। तो कभी भी भाई अगर a by b equal to c by d given है, we can apply component or dividend on any equation a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। इसी तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो यहाँ पे हमारी टेंशन होती है खत्म, यहाँ पे हमारी टेंशन होती है खत्म भाई, कोई दिक्कत वाली बात अब हमारे पास नहीं है। सही है भाई, क्लियर हुई आपकी कहानी, बड़ी बात, क्लियर है भाई। तो यहां पे भाई आज जो मैंने प्रॉब्लम्स कराए आपको, कुछ मिसलेनियस डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स कराए, मिसलेनियस डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स कराए आपको, मिसलेनियस डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स आए, कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट्स और ग्राफ प्रूफ्स कराए, कुछ भी कराया, मतलब जो भी एवरीथिंग, मतलब जितना हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट था मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, नो इश्यूज एट ऑल। क्लियर है भाई। तो आप इतना पढ़िए, इतना सॉल्व करिए, और इसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शंस की सारी बुकलेट आप कर सकते हो। हम डाउट सेशन में उसके फिर डाउट्स देंगे। एनी एंटायर बुकलेट ऑफ सेट्स रिलेशन फंक्शन यू कैन डू। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं भाई जो कि कॉन्सेप्ट्स कवर ना किए गए हो, बिकॉज उस कॉन्सेप्ट्स को हो सकता है कभी आगे हमने पढ़ना हो, तो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। अदरवाइज यू मस्ट ट्राई कि हम कैसे क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं। करोगे भी सॉल्व? चलिए
ठीक है भाई, आज आपके लिए काम काफी है क्योंकि जितना क्वेश्चन बैंक बच गया सेट्स रिलेशन फंक्शंस का सारा कुछ करना है, इसलिए आज का लेक्चर भी मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट रखा है मैंने बिकॉज आज आपकी प्रैक्टिस ही करानी थी, जस्ट ए सिंपल प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में भाई हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर बहुत ही इजी है, जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। हमारा कहीं कंपटीशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जस्ट ही एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है भाई, कोई यहाँ पे कंपटीशन का रोल नहीं है। तो हार्डली इट विल टेक मी 1 lecture or 2 lecture to complete your mathematical induction। तो तब तक के लिए भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।